इंग्लैंड के एक शहर की मेयर की लड़की जब सुबह सुबह अपनी माँ को जगाने के लिए, जब वो देखती है कि उसकी माँ सुबह सुबह उठी नहीं है, काफी देर हो चुका है, तो उसे जगाने के लिए अपनी माँ के, मेयर साहिबा के रूम में जाती है। और जाने के बाद पाती है कि उसकी जो माँ है, मेयर साहिबा, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है और उनकी लाश उनके बेड पे पड़ी हुई है। अब चूंकि मेयर साहिबा की उम्र काफी ज्यादा थी, तो बेटी को भी लगता है कि शायद जो माँ है, अपनी उम्र की वजह से, अपनी किसी बीमारी की वजह से, कल ही उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, दिखाने भी गई थी, तो शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब चूंकि उस शहर की मेयर थी, तो उनके मरने के बाद उनके पूरे शहर के लोगों का तांता उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन में लग जाता है। पूरे सम्मान के साथ, पूरी क्रिया विधि के साथ, जो वहाँ का नियम था, जो वहाँ की क्रिया विधि होती है, उसके साथ उनकी माँ का, मेयर साहिबा का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद फिर बारी आती है वसीयत की। लेकिन वसीयत की बारी आने के बाद जो मेयर साहिबा की लड़की थी, वो पूरी तरीके से अब चौंकने वाली थी। चूंकि जो मेयर साहिबा की वसीयत थी, उसमें उस लड़के का कहीं पूरे दूर दूर तक एक भी पैसे, एक भी रुपए पे उसकी बेटी का कहीं नामो निशान नहीं था। और सारी की सारी जो संपत्ति थी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी, वो उसी शहर के एक नामी गिनामी डॉक्टर, जिनका नाम हॉलर्ड शिपमैन था, उनके नाम कर दिया गया था। अब इस बात पे लड़की को थोड़ा सा एक सदमा सा लगता है, थोड़ा सा वो लड़की चौंकती है। और चौंकने के बाद पुलिस में जाके एफआईआर कर देती है कि शायद कोई गलती हुई है, मेरी माँ की कल मौत हुई और आज जाके वसीयत में डॉक्टर साहब का नाम है। अब पुलिस इस मामले की जांच करने लग जाती है, और जांच करने के बाद पुलिस को एक बात पता चलती है कि जो मेयर साहिबा है, उनकी जो मौत हुई है, उसके ठीक एक दिन पहले वो इसी डॉक्टर से दवा लेने गई थी। अब जब ये बात सामने आती है, तो पुलिस जो है, अब आमतौर पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में लाशों को जलाया जाता है, लेकिन फॉरेन की कंट्री में ऐसे कफन में करके, ताबूत में करके दफना दिया जाता है, तो एक दो तीन चार दिन तक लाशें सुरक्षित रहती हैं और वहाँ पे मौसम भी ठंडा होता है। तो पुलिस जो है, मेयर साहिबा की लाश को फिर से कब्र से निकाल के पोस्टमार्टम के लिए, पीएमआई के लिए भेज देती है। और भेजने के बाद एक संदिग्ध चीज जो सामने आती है, वो ये थी कि मेयर साहिबा की जो मौत है, वो मार्फिन के ओवरडोज, एक दवा के ओवरडोज की वजह से हुई, जिसे उसी डॉक्टर सिपमैन ने दिया था। अब पुलिस सीधा सीधा जाके डॉक्टर सिपमैन को उठाती है और इस कत्ल के इल्जाम के बिना पर, इस कत्ल के इल्जाम के शिनाख्त पर, इस मामले की जांच बहुत ही बारीकी से करने लगती है, क्योंकि मामला जो था एक मेयर के मर्डर का था। और इस मामले की जांच में जो जो चीजें सामने आती हैं, जो जो तथ्य सामने आते हैं, जो जो बातें सामने आती हैं, इसे जानने के बाद, इसे सुनने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, इसे समझने के बाद, पुलिस प्रशासन, आसपास की मीडिया को छोड़िए, जो आसपास के देश विदेश के लोग थे जिन्होंने इस खबर को सुना, उनके अंदर एक सिरहन सी पैदा हो गई। दरअसल जिस डॉक्टर की वो जांच कर रहे थे, जिस डॉक्टर के ऊपर एक मर्डर का मुकदमा स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, जब जांच करते हैं तो पाते हैं कि उस डॉक्टर ने 250 से ज्यादा लोगों का ऐसे ही कत्ल किया था। 250 से ज्यादा, जिनका मर्डर स्टेब्लिश इस डॉक्टर के ऊपर हो जाता है। और लोगों की माने तो इस डॉक्टर ने लगभग 1000 से ज्यादा मर्डर किया था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ, इस कहानी की वजह से, इस सच्ची घटना की वजह से इंग्लैंड के लोगों में सालों तक, लगभग कई सालों तक, एक सिहरन की भावना थी, एक सहमियत की भावना थी। वो किसी डॉक्टर पे भरोसा कर नहीं सकते थे। आमतौर पे जो हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन इस घटना को जानने के बाद शायद आप भी इस बात से अब इनकार कर दें कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। क्योंकि इस घटना को जानने के बाद शायद आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान ही नहीं, कभी कभी डॉक्टर शैतान भी हो जाते हैं। लेकिन अब इस कहानी को शुरू करूं, इससे पहले आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं। कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो भाई बात करने के लिए आप कमेंट कीजिए। मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई तुरंत देता हूं। और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें जो यहाँ यूट्यूब पे मैं बता नहीं सकता, कुछ यूट्यूब के नियमों की वजह से, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें डिटेल में बता सकता हूँ, कुछ फोटोग्राफ मुहैया करा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए अगर आप जुड़ना चाहें तो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो जब डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया जाता है और डॉक्टर साहब के ऊपर जांच स्टेब्लिश की जाती है और डॉक्टर साहब की जब कुंडली खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि जो हॉलर्ड शिपमैन है, इनका जन्म 14 जनवरी 1946 के इंग्लैंड के एक पॉर्श इलाके में, बेहद रईस इलाके में होता है। और ये अपने माता पिता के सबसे छोटे, जो शिपमैन है, अपने माता पिता का सबसे छोटा वाला लड़का था। अब आमतौर पे जो सबसे छोटा बच्चा होता है घर में, उसका दुलार, उसका लाड सबसे ज्यादा होता है। घर वालों को लगता है कि इसे कितना प्यार देने, अगर कोई उसका बड़ा भाई उसे डांट देता या फिर मार देता,
तो जो माँ होती है उस छोटे वाले बच्चे को कवर करने के लिए, उस छोटे वाले बच्चे को ढकने के लिए एक तरह से अपना आंचल फैला देती है। ठीक ऐसा ही कुछ था सिपमैन के साथ। जब भी इसके बड़े भाई इसकी किसी गलती पे डांटते तो इसकी जो माँ थी उन दोनों भाइयों को खूब बोलती, खूब डांटती, खूब चिल्लाती और कहती कि सिपमैन को कुछ बोला मत करो, ये तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और जब भी वो कोई गलती करता, सिपमैन से जैसे कोई गलती हो जाती, तो उसकी माँ उसे डांटने के बजाय उसकी गलती को भी सही करने की कोशिश करती कि तुमने जो किया वही सही था। तो धीरे धीरे जो सिपमैन था उसका उसकी माँ का जो आपस में लगाव था इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये दोनों एक दूसरे की वजह से पूरी दुनिया से कट से गए थे। सिपमैन की माता को लगता कि मेरा बेटा जो है वही है दुनिया में, और कोई मेरे बेटे के मुकाबले का है नहीं, मेरे बेटे जितना कोई अच्छा नहीं, मेरे बेटे जितना कोई सुंदर नहीं। आमतौर पे सभी माओ को उसके बच्चे अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, लेकिन इसकी माँ का लगाव इसके प्रति कुछ ज़्यादा ही था। और इसी वजह से जो सिपमैन था इसका भी लगाव अपनी माँ के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि आमतौर पर सब लोग उसकी कमियां गिनाते, बुराइयां बताते हैं, लेकिन जो उसकी माँ थी वो सिर्फ तारीफें करती। तो आमतौर पर आपको भी पता है कि जो तारीफ करता है वही इस दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है आज के समय में। तो सिपमैन का अपनी माँ के प्रति जो लगाव था वो बेहद ज़्यादा बढ़ गया था, बेहद करीब, माँ के साथ ही खाना, माँ के साथ ही बैठना, ऐसा सब कुछ इसका कई सालों तक चलता है। लेकिन जब ये लगभग 16 सालों का होता है और 1963 आता है तो अचानक से इसकी माँ की तबीयत वो बिगड़ती जाती है। अब ये इसे कुछ समझ नहीं आता तो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल भागता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को लंग्स का कैंसर है और इसके पास बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं। अब कैंसर जैसे जैसे उसकी माँ के ऊपर हावी होता जाता है वैसे इसकी माँ की जो दर्द थी, तकलीफें थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। इसकी माँ दर्द से चिल्लाती, चीखती, हाथ पाँव पटकती, एड़ियाँ रगड़ती। और इसकी माँ का और इसके आपस में मैंने बताया भी आपको कैसे बॉन्डिंग थी, ऐसा बंधन था कि उस दर्द की वजह से ये खुद चीख उठता था, खुद सिहर जाता था, अपनी माँ को उस दर्द में देख नहीं पाता था। और ये भाग के अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता था और कहता था कि आप चाहे जो कीजिए, बस मेरी माँ की इस दर्द को शांत कर दीजिए, आपको चाहे जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा, बस मेरी माँ की इस दर्द को आप शांत कर दीजिए। तो डॉक्टर भी जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था क्या करें तो मॉर्फिन का इंजेक्शन उसकी माँ को लगा देते थे। अब इंजेक्शन की वजह से, उस दवाई की वजह से उसकी माँ का जो दर्द था वो एकदम शांत हो जाता और उसकी माँ जो थी गहरी नींद में सो जाती। और ये सब चीज़ें जो सिपमैन था वो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देख रहा था। 16 साल का एक लड़का जब देखता है कि उसकी माँ को एक ऐसी दवाई का ऐसा इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से उसकी माँ की सारी तकलीफें कुछ देर के लिए दूर हो जाती थी, तो ये बात उसकी सिपमैन के दिमाग में एक तरह से घर कर जाती है और वो सोचता है कि अब मैं डॉक्टर ही बनूंगा, और डॉक्टर बनने के बाद मैं ऐसे ही लोगों को ऐसी दवाई दूंगा जो उनके दर्द की, उनकी तकलीफों का इलाज कर देगा, उन्हें दर्द से दूर कर देगा। और इसी वजह से सिपमैन जो था उसने डॉक्टरेट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और यूनिवर्सिटी चला गया। और इन्हीं बीच इसकी माँ का, चूंकि कैंसर तो एक लाइलाज बीमारी है, बढ़ते बढ़ते इसकी माँ का देहांत हो गया, निधन हो गया। और इसकी माँ के मरने के बाद, इसकी माँ के जाने के बाद इसे एक बहुत बुरी तरह के सदमा सा लग गया। इसे लगा कि अब तो मेरे पास, मेरी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊँ, क्या करूँ। और इसकी माँ के जो मरने की खबर थी इसके दिमाग में घर कर गई, इसके दिल में घर कर गई कि मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है और अब मैं क्या करूँ। और इसी वजह से इसका जो दिमाग था उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिलहाल ये जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, मात्र 19 साल की उम्र में। और 19 साल की उम्र में जब प्यार होता है तो 1-2 साल के बाद ये उस लड़की से शादी कर लेता है। इस वजह से इसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां लौटती जरूर हैं, लेकिन इसके दिमाग में जो उसकी माँ के मरने की खबर थी, उसकी माँ की मरने की न्यूज़ थी, उसकी माँ कैसे उसका ख्याल रखती थी, अब चूंकि वैसा ख्याल इसका कोई रख नहीं रहा था, तो ये चीज़ें इसकी माँ के दिमाग में घर कर जाती हैं, माफ कीजिएगा, इसके दिमाग में घर कर जाती हैं। और ये दिन भर वही सोचता रहता, अपने माँ की दर्द की वही चीखें इसके दिमाग में चलती कि कैसे मेरी माँ चीख रही थी, कैसे आखिरी बार मुझे पकड़ा था। और ऐसा ही करते करते साल 1974 में इसकी डिग्री पूरी हो जाती है। ये बाकायदे एक मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने लगता है। अब इसके बाद इसके दिमाग में जो वो दर्द से निजात देने वाली बात थी, अब वहां से ये इस बात की वजह से इसके दिमाग में जो कुछ चला और उस चलने की वजह से इसने जो कुछ किया उसकी वजह से शायद आज तक इतना बड़ा दुर्दांत डॉक्टर, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी शायद मैंने कहीं सुना हो। जिस डॉक्टर को हम आमतौर पे भगवान मानते हैं वहीं इस डॉक्टर को लोग द डॉक्टर ऑफ डेथ एंड द एंजल ऑफ डेथ, इन सब नामों से इसको पुकारने लगे। डॉक्टर डेथ यानी कि मौत का डॉक्टर, मौत का सौदागर, इस नाम से इस
इसकी इस सोच की वजह से इसने जो भी आगे किया, इस वजह से इसको इस सब नामों से भी जाना जाने लगा। और डॉक्टर और मरीज का जो रिश्ता होता है इसकी वजह से आज तक कलंकित है। तो जब ये वहां पे जाता है और यहाँ पे वो मरीजों को देखता है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो दर्द से तड़प रहे थे और जिनका मामूली सा इलाज था, थोड़े से इलाज में वो सही हो जाते, लेकिन इसने अपनी प्रैक्टिस में अपने इलाज करने के दौरान उनका कभी सही से इलाज किया नहीं। जब भी वो किसी मरीज को देखता कि दर्द से थोड़ा बहुत दर्द में है, थोड़ा बहुत तड़प रहा है, या फिर कहीं कट लग गया, फिर थोड़ी सी चोट लग गई, कहीं किसी की हड्डी टूट गई, और उसका जब इलाज करता तो ये उसी को, उस आदमी को, उस इंसान को, चाहे वो महिला होती चाहे पुरुष होता, वही मॉर्फिन की जो इंजेक्शन जो अब इसकी माँ को दिया जा रहा था, उसी इंजेक्शन को ओवरडोज बेहद हाई डोज में उस आदमी के शरीर में इंजेक्ट कर देता और कुछ ही देर में उस आदमी की मौत हो जाती। ऐसा उसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। उसके बाद एक महिला के साथ जब उसे एक मामूली सी बीमारी और रूटीन चेकअप कराने आती है, उसको भी ये मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है और उस महिला की मौत हो जाती है। तो थोड़ा सा एक हड़कंप समझता है कि इस महिला ने तो बस रूटीन चेकअप कराने के लिए ही हॉस्पिटल का रुख किया था। अब ऐसा क्या हो गया कि इस महिला को डॉक्टर साहब ने क्या इलाज किया कि इस महिला की मौत हो गई। तो मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता है और महिला की जो बॉडी थी उसे पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करती है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद उस महिला के शरीर में थोड़ा सा मॉर्फिन मिलता है, क्योंकि मॉर्फिन एक ऐसी दवा है जो टाइम के साथ धीरे धीरे शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है और पोस्टमार्टम में ऐसी कोई चीज़ आती नहीं सामने, और शायद 1-2 दिन बात करती तो मॉर्फिन मिलता भी नहीं, तो थोड़ा सा मॉर्फिन मिलता है। और आज के समय में इस 2000 के शताब्दी में इस समय मॉर्फिन एक बैन दवा है, बैन सब्सटेंसेस है, लेकिन उस समय तक इसका इतना वो नहीं था, इस पर इतना रोक नहीं था। तो फिर पुलिस आती है डॉक्टर साहब के पास, इनको थोड़ा सा एक पनिशमेंट रूप में एक फाइन लगती है कि आपने मॉर्फिन का इंजेक्शन क्यों दिया। अब डॉक्टर ये भी नामी की नामी थे, इन्होंने अपनी सफाई दी कि ऐसी ऐसी बीमारियां थी, रिकॉर्ड दिखा दिया फर्जी बीमारियों की, उसके बाद मैंने ऐसा दवा दिया। अब फिर बात आई गई हो जाती है, इसमें मामला कुछ तूल पकड़ता नहीं था। लेकिन यहाँ से जो शिपमैन था उससे एक आइडिया आता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए बाकायदा अब जब कोई इसे दिखाने आता, चाहे वो शुगर की दवा लेने आता, डायबिटीज की दवा लेने आता, चाहे सिर दर्द की दवा लेने आता, तो जब जांच करता तो लगभग 10-20 ऐसी गंभीर बीमारियां दिखा देता कि आपको ये फला बीमारी, आपको ये फला बीमारी है, और बाकायदे अपने पर्चे पे बाकायदा उन बीमारियों का उल्लेख करता और उन पर्चों की देने के बाद दवा लिखता और उसी दवा में मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लिख देता। अब मरीज अपने घर पे जाता और उस इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता और मर जाता। अब जब बात मामले की जांच होती कि आदमी कैसे मरा, तो मरने के बाद जब इस आदमी की जांच होती, जांच में फिर ये पाया जाता कि मॉर्फिन है, फिर डॉक्टर को पकड़ा जाता तो डॉक्टर बताते कि आप चेक करिए, इसको ये बीमारी थी। अच्छा, उस समय तक इतना जो पोस्टमार्टम का ये था इतना मॉडर्न नहीं था कि आदमी निकाल सके कि कितनी बीमारी थी कि नहीं। ये 70-80 के जब 1970-1980 का समय चल रहा था तो ये सब चीज़ें इतनी हाई प्रोफाइल थी नहीं। अब ऐसे ऐसे करके इसने कई लोगों को 20 सालों तक उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की जिस मेडिकल कॉलेज में ये था, और प्रैक्टिस करने के बाद उसने यहाँ पे ऐसे ही 71 लोगों को ऐसे ही दवा देके दवा की ओवरडोज से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। ज़्यादातर मामलों में कोई जांच नहीं होती है, जांच होती तो थोड़ी सी इस पर फाइन लगती है कि दवा की गलती हो गई, क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। अगर 1000-2000 जाने बचा रहे हैं तो इनकी गलती से मर भी जाता है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी। और वो जो हॉस्पिटल था बहुत ही रेपुटेटेड, बहुत ही नामी गिनामी था, चूंकि मेडिकल कॉलेज था वहाँ का, तो इस वजह से इस आदमी को कोई जो शिपमैन डॉक्टर था इसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। लेकिन इसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि अब ऐसे ऐसे अगर मैं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। इस वजह से उसने उस मेडिकल कॉलेज को छोड़ा और आके वहाँ से 1993 में 1993 में अपना खुद का एक हॉस्पिटल एक दूसरे शहर में खोला। अब इसका खुद का हॉस्पिटल, ये पूरे हॉस्पिटल का मालिक। अब सोचिए, एक जगह जहाँ एम्प्लॉय था, जहाँ काम करता था, वहाँ इसने 71 लोगों को मारा। तो अब अपने खुद के हॉस्पिटल में जहाँ ये पूरा सर्विस सर्वा है, पूरा मालिक है, तो यहाँ पे कितने लोगों को मारा होगा। तो जब ये हॉस्पिटल खोलता है तो सबसे पहले ये लोगों का जो दिल है, विश्वास है, उसको जीतने की पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। ये लोगों को दवाएं देता, और जो कही सुनी बातें हैं जो इसके बारे में रिकॉर्ड है कि 3 से 4 हजार लोग तो उस शहर में इसके फैन थे, क्योंकि इसका बात करने का तरीका इतना अच्छा था, दवाएं देने का तरीका इतना अच्छा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा भी छुपा हुआ है, एक ऐसा जालिम, ऐसा विभत्स इंसान भी छुपा हुआ है।
तो ये शुरू के 1-2 साल 1993 में 1-2 साल तक बेहद ही अच्छे तरीके से लोगों का इलाज करता, दवाएं देता। इसकी एक खुराक दवा खाने के बाद भी लोग ठीक हो जाते, एक खुराक दवा में ठीक हो जाते। जो रूटीन चेकअप कराने आता उसको बाकायदे चेकअप करता, उससे एक रिलेशन बनाता, एक तरह से फैमिली हो जाता। इसके इलाज के दौरान अगर कोई मर जाता तो उसके अंतिम संस्कार में भी जाता। अब चूंकि मरता कैसे था ये आपको पता है। तो मरने के बाद अंतिम संस्कार में जाता और जाके वहां पे लोगों को कहता कि आप पोस्टमार्टम मत करवाइएगा, क्योंकि आप पोस्टमार्टम कराएंगे इसका फिर से चीड़ फाड़ होगा, चेक होगा और ऐसे लाश के ऐसे टुकड़े किए जाएंगे। मैं तो डॉक्टर, मैं जानता हूँ लाश को कैसे काटा जाता है। तो अब कराएंगे तो क्या मतलब है, ऐसे पोस्टमार्टम कराने का क्या मतलब है, आप मत कराइएगा। घर वाले भी इतने बड़े डॉक्टर की बात मान जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर एक तो आया है। घर वाले यहीं एक तरह से कृतज्ञ हो जाते थे, धन्य हो जाते थे कि शहर का इतना बड़ा डॉक्टर मरने के बाद देखो कितना अच्छा है, कितना देवता किस्म के इंसान है कि अगर इसके जानकारी में इसके हॉस्पिटल में कोई मरीज मर रहा है तो ये डॉक्टर जो है सीधा सीधा आके अंतिम संस्कार में भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, खड़ा हो रहा है, कॉफिन पे खड़ा फूल चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुखी हो रहा है, अपने उस प्रैक्टिस को छोड़ के, जो इसकी लाखों की इनकम है उसको छोड़ के आ रहा है। तो आमतौर पे लोग इसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। और इसी फैन फॉलोइंग के चलते वहाँ भी इसने लगभग 200, जो आंकड़ा है, लगभग उस नए हॉस्पिटल में इसने लगभग 200 कत्ल किए। ऐसे ही जब किसी को कोई दिक्कत होती, जांच करने आता थे, बाकायदा अपने पर्चे पे ढेर सारी बीमारियां, बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां उस आदमी को लिखता और उस आदमी को बेहद डरा देता। अब आमतौर पे आपको पता है कि अगर कोई आदमी डर जाए, अगर उसे कोई बीमारी ना भी हो तो वो उस बीमारी जैसी हरकत करने ही लग जाता है। जैसे किसी को कोई जहरीला सांप ना भी काटे तो लगभग 90% लोग हार्ट अटैक, हार्ट फेल से मरते हैं सांप के काटने के बाद, क्योंकि उन्हें डर हो जाता। तो ठीक है, ऐसे ही लोगों के डर का सहारा लेता, उसके डर के साथ खेलता और डराता कि तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, तुम अब तक ठीक कैसे हो। और इतना सुनने के बाद वो आदमी जो ठीक भी रहता तो उसे एक तरह से चक्कर आने लगता, वो बेहोश होने लगता। और इसी चीज का फायदा उठा के ये फिर मार्फिन का ओवरडोज दे देता और उनको मार देता। और इसके मारने के पीछे बस एक ही ये कारण था कि ये लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि इसकी माँ को भी मार्फिन की दवा दी गई थी, मार्फिन का इंजेक्शन दिया गया था। और इस इंजेक्शन की वजह से जो इसकी माँ का दर्द था, इसकी माँ की जो तकलीफें थी, वो शांत हो जाती थी कुछ देर के लिए। तो इसको लगता था कि मैं जो इंजेक्शन दे रहा हूँ, ऐसी दवाई दे रहा हूँ, मार रहा हूँ लोगों को, तो मैं उन लोगों की दर्द, उन लोगों की तकलीफों को हमेशा के लिए मिटा दे रहा हूँ, उन्हें मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ इस दुनिया से, इस पापी दुनिया से मैं मुक्त कर रहा हूँ। तो एक तरह से मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, भले कोई ना समझे। इसी तरह ये 1998 1998 तक लगातार हर तीसरे दिन, चौथे दिन मर्डर पे मर्डर करता जाता है। अब इधर जो इंग्लैंड की हॉस्पिटल्स थे, जो उनका एक हेड था, वहां भी एक रिपोर्ट जाती है और ये पता चलता है कि पूरे इंग्लैंड के हॉस्पिटल में जितने लोग मर रहे हैं उनसे ज्यादा तो अकेले इसके हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही नामी गिनामी डॉक्टर था, तो इस पे हाथ डालने से पहले लोग सोचते थे, संकोचते थे। 1-2 बार इसके ऊपर जांच बैठी, लेकिन इसके पास जो सारे रिपोर्ट थे वो तैयार थी। अब जैसे उसने किसी मरने वाले को लिख दिया कि इसको कैंसर है, अब वो मर गया है 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, अब जांच आ जाइए तो उसकी बॉडी बची ही नहीं है कि कुछ जांच हो सके, पड़ताल हो सके। और इतनी ज़्यादा तब पोस्टमार्टम की टेक्निकें इतनी मॉडर्न नहीं थी कि 10 महीने पुरानी लाश निकाल के उसमें बीमारी स्टेब्लिश की जा सके। तो इसी वजह से ये लगातार बचता जाता है और 1998 तक इसने जो ऑन द रिकॉर्ड है 250, और जो लोगों का मानना है, आसपास के लोगों का मानना है, पुलिस का मानना है या FBI का मानना है कि इसने 1000 से ज्यादा, लगभग हजारों लोगों का 1970 से लेकर 1998 तक हजारों लोगों का ऐसे ही कत्ल किया। लेकिन फिर दिन आता है, माफ कीजिएगा, 24 जून 1998, फिर दिन आता है 24 जून 1998, जब उस शहर की मेयर साहिबा अपने कमरे में डेथ पाई गई, मरी पाई गई। तो फिर मामले की जांच, जब वो FIR, उसकी लड़की जिसका नाम एंजिलो था, जब एंजिलो ने FIR किया और FIR करने के बाद ये चीज पता चली कि 23 तारीख को जो मेयर साहिबा हैं, जिनका नाम कैथलीन था, कैथलीन जो है वो जांच कराने के लिए इसी के हॉस्पिटल में, शिपमैन के हॉस्पिटल में गई थी। फिर उसकी लड़की से, शिपमैन की, माफ कीजिएगा, डॉक्टर की लड़की से पूछा जाता है एंजिलो से कि क्या आपकी माँ को कोई बीमारी थी। तो शहर के लगभग लोग ये कहते हैं कि इसकी माँ, जो हमारी मेयर साहिबा थी कैथलीन, उनकी फिटनेस की तो हम लोग मिसालें देते थे कि 81 साल की उम्र में भी ये इतनी फिट, इतनी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैसे हैं, और इन्हें तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तो बीमारी से मरने का कोई मतलब, कोई चांस ही नहीं बनता।
इतनी ज़्यादा ये फिट थी। तो जब पुलिस इन बातों को रिकॉर्ड करती है और जाके उस डॉक्टर को, जिसका नाम सिपमैन था, उसे उठाती है, तो उठाने के बाद जब सिपमैन से पूछताछ करती तो सिपमैन के पास जो अपना पुराना तरीका था, बाकायदा वही पर्चा, डॉक्टर का जो पर्चा था, अपना पर्चा था कि ये बीमारी थी, ऐसे कैंसर था, डायबिटीज़ थी, शुगर था, ये हाई बीपी थी, ये सब चीज़ें वो जो है पुलिस के सामने रखता है और कहता है कि देखिए इतनी बीमारी थी, इस वजह से शायद इनकी मौत हो गई और उम्र भी काफ़ी थी। लेकिन जो घर वाले बताते हैं और जो डॉक्टर बताता है, ये दोनों बातें आपस में मैच खा नहीं रही थी, तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। और इस हॉस्पिटल में ऐसी कई मौतें हो भी चुकी थी, तो ये हॉस्पिटल वैसे भी संदिग्ध था, संदेह के घेरे में था। तो पुलिस भाग के जो मेयर साहिबा की लाश थी उसको कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और संजोग से इस डॉक्टर की बुरी किस्मत और इंग्लैंड वालों की अच्छी किस्मत, चूंकि अगर और समय रहता तो ये और मर्डर करता, ये था कि उस समय पोस्टमार्टम की जो टेक्निक थी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी थी। तो इस वजह से जब फिर से पोस्टमार्टम होता है, माफ़ कीजिए, जो पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर मेयर साहिबा का, और डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं तो पाते हैं कि इस महिला के शरीर में, जो मेयर साहिबा, इनके शरीर में जो मार्फिन है उसका ओवरडोज, बहुत ज़्यादा हाई डोज दिया गया है, जबकि इन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। तब जब इस बात को पुलिस के सामने लाया जाता है कि इसे ज़बरदस्ती मार्फिन का इंजेक्शन देके मारा गया है, तो सीधा सीधा ये मामला एक मर्डर का हो जाता है, एक कत्ल का हो जाता है। और पुलिस जो है फिर ऐसे और मामलों को खंगालने लगती है। जो भी इसके हॉस्पिटल में लगभग मरे थे सबके घर जाती है और सबके घर यही चीज़ पता चलता कि जो हमारे संबंधी मरे हैं, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारे दादा हो, चाहे हमारे पिताजी हो, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। रूटीन चेकअप के लिए गए थे और लास्ट में उन्हें ये बीमारियां दिखा दी गई और वो मर गए। अब धीरे धीरे जो पुलिस का संदेह था इस डॉक्टर के ऊपर एकदम से आके रुक सा जाता है कि ये डॉक्टर कर तो कुछ जरूर रहा है, कुछ तो खेला चल रहा है इसके दिमाग में, कुछ तो इसका दिमाग में कुछ क्रिएटिव चीज़ें चल रही हैं जो हमें जानना चाहिए। तो पुलिस इस डॉक्टर से सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम बता दो, चूंकि सारे सबूत तब तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम अगर इकबाल जुर्म कर देते हो तो हम थोड़ा पोलाइटली तुमसे बात करेंगे, नहीं तो हम अपने तरीके से टॉर्चर कर करके सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे, और तुम नहीं भी कबूलते हो तो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल चुके हैं। तब ये डॉक्टर जब टूटता है तब ये बोलना चालू करता है। तब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सारी बातें ये कबूलता है और कहता है कि हाँ मैंने कई लोगों को मारा है। हालांकि इसने सिर्फ 15 से 20 लोगों को मारने की बात कबूली, लेकिन जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड आते हैं, जो तथ्य सामने आते हैं, इन्हीं तथ्य की वजह से ये बात सिद्ध होती है कि इसने लगभग 260 लोगों को कत्ल किया। और जो जिस मामलों में अभी जांच चल रही है, जिस मामलों में अभी तक जांच चल रही है, साल 2022 में भी जांच चल रही है, ऐसे अभी हजारों मामले जिसमें इस डॉक्टर का नाम इन्वॉल्व है। और जब इस बात को सिद्ध कर लिया जाता है कि इसने 250 से ज़्यादा लोगों को मारा है, ये बात पूरे मीडिया में, पूरे आसपास के इलाकों में फैलती है, सारे लोग इसे मारने के लिए, पीटने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। तब तक पुलिस इसे सिक्योरिटी देती है और ले जाके अदालत में पेश कर देती है। अब चूंकि ये ऑन द स्पॉट, ऑन द रिकॉर्ड 15 से ज़्यादा मामले इसके ऊपर, 15 से ज़्यादा कत्ल के मामले स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो साल 2000 में 2 साल मुकदमा चलने के बाद इसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। और बाकी मामलों पे इसे सज़ा होना बाकी था, चूंकि मामले एक एक करके, एक दो मर्डर के मामले इसके ऊपर स्टेब्लिश होते जाते हैं। लेकिन फिर जब 13 जनवरी 2004 आता है, अब चूंकि ये रिटायर हुआ नहीं था, जो इस मेडिकल कॉलेज को इसने छोड़ा, ये वहाँ के गवर्नमेंट डॉक्टर था, तो इसने 13 जनवरी 2004 को सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के, खुद को हैंग करके सुसाइड कर लिया। अब इसके सुसाइड करने के पीछे भी जो कहानी आती है ये थी कि इसकी जो वाइफ थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 19 साल में इसने लव मैरिज शादी की थी, उसे पैसों की कुछ ज़रूरत थी, और अगर ये ऐसे मर जाता है, संदिग्ध हालत में मरता है, तो जिसकी पेंशन थी इसकी वाइफ के नाम शिफ्ट हो जाती, और लगभग जिसकी रकम 1 से 1.5 लाख डॉलर थी। उन्हीं 1 से 1.5 लाख डॉलर को पाने के लिए इसने सुसाइड करके अपनी वाइफ को सारा पैसा दिलवा दिया। ये जो कहानी, जो तथ्य जेल से और पुलिस द्वारा निकल के सामने आई इसकी सुसाइड के पीछे। तो फिलहाल 2004 में इसकी सुसाइड के बाद एक ऐसे सीरियल किलर, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी जिसने ऑन द रिकॉर्ड 260 और लोगों के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से सुने, जिसमें जांच चली तो हजारों लोगों को कत्ल किया। एक ऐसा डॉक्टर जिसकी वजह से, जो डॉक्टर की परिभाषा है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लोगों को जीवन दान देते हैं, ये सारी परिभाषा एक बार के लिए काली पड़ गई, बदल गई। एक ऐसा डॉक्टर जिसे डॉक्टर डेथ यानी मौत का डॉक्टर ऐसा तमगा भी मिला। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहानी खत्म करूं इससे पहले आपसे फिर से वही अनुरोध कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं,
एक कमेंट कर देते हैं तो अगले दिन मैं जो कहानी लाता हूँ वो सबसे पहले तो आप तक पहुँचती है। और अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक तरह से आप अपनी तरफ से एक तरह से आप मुझे ग्लूकोज दे रहे हैं, एक तरह से आप मुझे ग्लूकोज दे रहे हैं कि मुझे और ज़्यादा स्टेमिना मिलता है, बूस्टअप मिलता है कुछ मेहनत करने के लिए और चीज़ें करने के लिए। तो आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सजेशन दे दीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर लीजिए, अपने इंस्टाग्राम से फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। मैं अमूमन सबकी रिप्लाई देता हूँ, आपके भी दूंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे फिर कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।